नमस्कार, मोस्ट वेलकम है आप सभी का इस करंट अफेयर्स के इस सेशन में। एक बार फिर से हम लोग अपनी कारवां की शुरुआत करते हैं। बड़ा ही शानदार टॉपिक, और इस टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे। आपने देखा होगा बोरजुलू, जो बेसिकली रूप से ये असम की एक आनुवांशिक प्रजाति जो चर्चा में रहा, इसको लेकर के जो है करंट इशू जो है यहाँ पर हमारे सामने था। तो ये है आपका बोरजुली, एक जीवित आनुवांशिक संसाधन बैंक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं। असम की एक जंगली धान है, बेसिकली रूप से जो है असम की एक जंगली जंगली धान। और भारत की कृषि सुरक्षा के संदर्भ में यह एक न्यूज जो है आपके सामने यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये है आपके सामने, हम लेकर चलते हैं इस टॉपिक को। बड़ा ही शानदार टॉपिक और प्यारा सा टॉपिक है। ये कह रहा है आपके असम के ये जो जिला है, इसे याद रखिएगा, बेसिकली रूप से एक एरिया है, उस एरिया का नाम है बोरजुली क्षेत्र है। तो असम का जो बोरजुली क्षेत्र है, शोणितपुर जिला है। जो जिला है असम का वो शोणितपुर है और बोरजुली क्षेत्र है। यहाँ पर एक जैव विविधता विरासत स्थल, याद रखिएगा, जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में इसको मान्यता दिया गया है। इसको लेकर के यह न्यूज में था, जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में जो मान्यता यहाँ पर दिया गया है इसको, यही आपका करंट न्यूज में रहा। बेसिकली रूप से यह मान्यता मुख्य रूप से जंगली धान की जो प्रजातियां हैं, वहां पर जंगली धान की प्रजातियों की उपस्थिति के कारण जो है यह मान्यता वहां पर क्या किया गया है, वहां पर यह दिया गया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये आपके सामने जो है न्यूज रहा है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, ये आप देख रहे होंगे, नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य, जो सेवन सिस्टर्स के जो स्टेट हैं, ये सेवन सिस्टर्स के स्टेट की हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये है इस धान का, अगर हम लोकेशन की बात करें, तो अगर हम लोकेशन की यहाँ पर बात करें तो ये है बोरजुली, जो है शोणितपुर जिला जो है आपका, ये असम का पाया जा रहा है। दूसरा पॉइंट है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो इसकी मुख्य विशेषता है कि यह एक जंगली धान की, बेसिकली रूप से यह एक जंगली धान की जो है यह प्रजाति है, जो यहाँ पर क्या की गई है, यहाँ पर पाई गई है। कानूनी इसको आधार दिया गया, आपको पता होगा, जैव विविधता जो अधिनियम है, यह जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया था, उसके तहत इसे मान्यता प्रदान किया गया। याद रखिएगा, जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जो है इसे मान्यता प्रदान किया गया। तो तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा। शोणितपुर जिला असम का, और इसकी विशेषता क्या है, जंगली धान की प्रजाति है। 2002 जैव विविधता अधिनियम के तहत इसे शामिल किया गया है, यानी इसको विरासत स्थल में इसे शामिल किया गया है। क्लियर रहेगा। अगला पॉइंट आपके सामने है, इसको लेकर के चलते हैं। जो अगला जो डायमेंशन आपके सामने है, ये रहेगा द लिविंग सीड्स बैंक कहा जाएगा। बड़ा अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, जब आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा। सीड्स बैंक के रूप में बनाया गया है। सीड्स बैंक का मतलब होता है कि अगर जरूरत पड़ेगा तो हम उसे क्या कर सकते हैं, भविष्य में भी हम उसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यही कह रहा है। आधुनिक कृषि जलवायु परिवर्तन, वर्तमान में समस्या क्या है कृषि के सामने, सबसे बड़ी कृषि के सामने समस्या जो है वो जलवायु परिवर्तन का है, या बाढ़ों का हो सकता है, या सूखे जैसी गंभीर समस्या। अभी तो असम, आपको पता ही है, असम फ्लड एरिया से, जो फ्लड से बड़ी तेजी से जो है अभी गुजर रहा है। या बीमारी है, या बाढ़ हो सकता है, या गंभीर खतरों का सामना यहाँ पर भारत की वर्तमान कृषि को जो है ये क्या करना पड़ रहा है। इसको लेकर के जो है, इसको लेकर के जो हम क्या कर सकते हैं, सीड्स बैंक के रूप में हम यूज कर सकते हैं, ताकि अगर ये समस्या उत्पन्न होती है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, फिर से रीयूज कर सकते हैं, या फिर से उसके उत्पादन की क्षमता के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ये जंगली धान की प्रजातियां ऐसे में मूल्यवान अनुवांशिक गुण होते हैं, इसके मूल्यवान अनुवांशिक गुण होते हैं, जो भविष्य की फसलों को जो होता है प्रतिरोधी बनाता है। भविष्य की जो फसल है, इन भविष्य की फसल को हम फिर से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अगर ये स्थिति उत्पन्न होती है। आपने पढ़ा होगा इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। बाह्य भी ले जा करके कंजर्वेशन किया जा सकता है, और वहीं पर भी रख करके कंजर्वेशन किया जाता है। दो तरीके का होता है इन्वायरमेंट में, इन सीटू कंजर्वेशन या एक्स सीटू कंजर्वेशन। उसी का एक टाइप है यहाँ पे, जो सीड्स बैंक के रूप में इसको इस्टेब्लिश करने की बात यहाँ पर किया गया है, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ेगा तो हम उसे क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। क्लियर रहेगा।
अगला पॉइंट आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं, जीन पूल खाद्य सुरक्षा के लिए या फसल सुरक्षा के लिए ये आवश्यक रहेगा, या इसका कार्य हमें आगे भी जरूरत हमें यहाँ पर पड़ेगा। ये देखिएगा यहाँ पर कितना बढ़िया बात है आपके सामने कह रहा है, जो हमें समझना है यहाँ पर। समझना क्या है यहाँ पर, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जो है, ये मैंने आपको बोल ही रहा था, दैट इज कॉल्ड, जो इस तरीके का जो जैव विविधता का जो संरक्षण किया जाता है उसको इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। मतलब स्वयं वो इसी जगह पे उसको क्या किया जाता है, प्रिजर्व करने की बात होती है, उसे इन सिटू कंजर्वेशन, स्वस्थानीय संरक्षण जिसे कहा जाता है इन्वायरमेंट में, याद रखिएगा इसको, उसे कहा जाएगा जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, जिसको इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। यह केवल एक स्थानीय पारिस्थितिक क्षेत्र नहीं है, ये केवल किसी एक स्थानीय क्षेत्र विशेष को नहीं दर्शाता है, बल्कि यह मूल्यवान प्राकृतिक जो है संरक्षण के क्षेत्रों को भी क्या कर रहा है, मूल्यवान प्राकृतिक संरक्षण के क्षेत्रों को भी दर्शाता है। यही होता है आपका इन सीटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रजनन के लिए, जो है प्रजनन के लिए यहाँ पर विविधता भी पाई जाएगी। भविष्य की जलवायु अनुकूल, जैसे कि चावल की किस्मों के लिए हमें तरह तरह की चावल की किस्म जो है, उस चावल की किस्म के लिए भी एक आनुवांशिक आधार बन सकता है। ये भी बात हमें ध्यान रखिएगा। ये है आपका यहाँ पे डायमेंशन। दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा, सबसे बड़ी हमारे सामने समस्या क्या है कि हमें खाद्य सुरक्षा जो है, इस खाद्य सुरक्षा को जो है हमेशा एक लंबा समय के लिए हमें क्या करना है, इसको बचा करके या बना करके रखना है। यह संसाधन बदलते पर्यावरण में राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादकता को, राष्ट्र के स्तर पर कृषि की उत्पादकता को क्या करेगा, यह सुनिश्चित करने का क्या करेगा, यहाँ पे कार्य करेगा। इन बातों को भी क्या करिएगा, ध्यान में रखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, ये देखिएगा, लिविंग सीड्स बैंक, यहाँ से लेके आए और इसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हमने लेके आए और लेकर आकर के हमने क्या किया, यहाँ पर इसको यहाँ पर प्रिजर्व करने का कार्य किया। यहाँ पर कर सकते हैं उत्तर प्रदेश या राजस्थान या अन्य स्टेट के संदर्भ में हम बात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान या अन्य जैसे कृषि प्रधान, राजस्थान कृषि प्रधान तो देश मुख्यतः जो है आपका जो राज्य जो है वो आपका राजस्थान नहीं है, यूपी बिहार का ही बेल्ट, गैंगेटिक प्लेन्स का एरिया होता है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कृषि और जैव विविधता। और सबसे बड़ी बात है, इन एरिया में जो आर्द्र भूमियों का संरक्षण जो होता है, जो आर्द्र भूमि का जो तंत्र होता है, ये आर्द्र भूमि का जो तंत्र है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको ध्यान में भी हमें रखते हुए चलना है। यह उदाहरण स्थानीय जैव विविधता का प्रबंधन कैसे किया जाए, जैव विविधता को किस तरीके से हम स्थानीय रूप से उसको प्रबंधित कर सकते हैं, इसके लिए भी जरूरी होता है। और ये व्यापक जो है उसको हम अनुस्मारक के रूप में भी आगे के रूप में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कार्य कर सकते हैं। केवल पारिस्थितिक के लिए ही जरूरी नहीं है यह, बल्कि दीर्घकालिक भोजन आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा, और साथ ही साथ बीज की सुरक्षा को भी ये क्या करता है, सुनिश्चित करता है। राज्य की नीति का मुख्य अंग भी होता है। राज्य कोशिश करेगा कि हम क्या करें, इनको भी बचा करके दीर्घकालिक नीतियों में भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रयोग या उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। ये देखिएगा कितना बढ़िया है, जो आपको एक कहीं जो इसे बंद कर दिया गया और एक जैसे बोतल का यहाँ पे है और यहाँ पे इसको प्रिजर्व कर लिया गया। अगर बाई द वे अगर ये प्रजाति खत्म होती है तो फिर यहाँ से निकाल करके उस प्रजाति को हम क्या कर सकते हैं, फिर से जीवित कर सकते हैं। यही है, देखिए कितना बढ़िया बनाया है। बोरजुली एक आर्द्र भूमि नहीं है। आर्द्र भूमि का मतलब जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, वो कृत्रिम रूप से भी हो सकता है और जो है मतलब कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है। यह एक जीवित आनुवांशिक संसाधन बैंक है, एक सीड बैंक के रूप में बनाया गया है, रिसोर्सेस बैंक के रूप में। कृषि लचीलापन और जैव विविधता शासन के लिए इसका संरक्षण भारत के भविष्य के लिए क्या है, अपरिहार्य है। इन बातों को भी हमने आपसे यहाँ पे चर्चा किया था। तो ये आपका जो पहला टॉपिक था जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, बड़ा ही शानदार टॉपिक और बेहतर टॉपिक था। बोरजुली एक जीवित आनुवांशिक संसाधन बैंक है। यहाँ पर हमने पहला डायमेंशन जो था हमारा करंट अफेयर्स का, उसको मैंने आपको डिस्कस किया। कोई दिक्कत, आगे चले। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है जो करंट अफेयर्स का है, दूसरा जो डायमेंशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर दो न्यूज निकल करके सामने आ रहा है यूपीएससी और पीसीएस के रिगार्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पर के अनुसार या के को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो ये दो डायमेंशन बहुत ही सामने आ रहे हैं। भारत का उसी पर आधारित एक मिशन है जिस मिशन का नाम है भारत का सेमीकंडक्टर मिशन, और यही कहा जाता है तकनीकी स्वायत्ता की बात कर रहा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एंड टेक्नोलॉजी
ऑटोनॉमी के रूप में इसे जाना जाएगा। बात क्लियर है या नहीं है? यह है भारत का सेमीकंडक्टर मिशन। यहाँ पे हम चलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है सेमीकंडक्टर मिशन, तो आप यहाँ पे 2-3 बातें देखिएगा, कितना बढ़िया है। ये है ISM 1.0। आगे है इसका जो सेकेंड फेज, जिसे कहा जाता है ISM 2.0 के रूप में कहा जाएगा। वर्तमान संदर्भ में अगर हम इसकी बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बदलाव को, एक तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बदलाव को क्या कर रहा है, यह इंडिकेट करने का कार्य कर रहा है। दूसरा पॉइंट है कि EFC जिसे कहते हैं, ये जो है वित्तीय परिव्यय को जो मंजूरी देने वाली जो संस्था है, दैट इज कॉल्ड EFC के रूप में जाना जाएगा। यह अलग अलग कारखानों में डटकर एक व्यापक सेमीकंडक्टर इको बनाने के लिए सरकार के इरादों को बता रहा है। क्योंकि देखो आगे आने वाला जो दौर है वो AI का है, आगे आने वाला दौर सेमीकंडक्टर का है, और कहीं न कहीं उस पर हमें अपनी निर्भरता को, जो कह सकते हैं अपनी आत्मनिर्भरता को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यही बात आपसे यहाँ पे कह रहा है। सेमीकंडक्टर्स का एक इकोसिस्टम हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का इरादा है, ये इसे कह सकते हैं सरकार के इसे इरादा बिल्कुल साफ हो सकता है। आपको पता ही होगा डिजिटल इंडिया चल रहा है, और इस डिजिटल इंडिया के दौर में विदाउट सेमीकंडक्टर बड़ा मामला जो है यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पर फिगर्स वगैरह भी सारी चीजें आपको दिया गया है। यहाँ पे अगला है, ये क्या है आपका, यहाँ पे समझिएगा, उपभोक्ता से निर्माता तक की यात्रा। कितना बढ़िया है। भारत एक ऐसा देश था जो पहले हम मंगवाते थे, मतलब विश्व के देशों से या अन्य देशों से हम क्या करते थे, उसको आयात करते थे, फिर हम कंज्यूमर के द्वारा यानी कि उपभोक्ता के द्वारा उसको उपभोग कर लिया जाता था। यानी पहले हम एक उपभोक्ता थे सेमीकंडक्टर का, लेकिन अब भारत जो है निर्माण की दिशा में, निर्माता की दिशा में अपनी यात्रा को सफल बना रहा है। क्लियर है? अगला पॉइंट चले यहाँ पर। अब यही आपसे कह रहा है, ऐतिहासिक रूप से भारत चिप्स का एक बड़ा बाजार और डिजाइनिंग प्रतिभा का आधार रहा है। हम शुरू से, आपने सुना होगा बेंगलुरु में अगर एक पत्थर भी मारा जाता है तो वो लगभग जो होता है हर तीसरा चौथा आदमी के ऊपर जो अगर पत्थर पड़ेगा तो वो जो होगा वो इंजीनियर होता है, और वो सारा जो इंजीनियर होता है जो आपको पता ही होगा। तो ये यही आपसे कह रहा है। तो हमारा तो चिप्स के क्षेत्रों में जो है बड़ा शुरू से ही एक आधार रहा है, और वहां पर एक प्रतिभा के रूप में यहाँ पर रहा है, ऐतिहासिक रूप से रहा है। अब सरकार इस पे कोशिश कर रही है कि इंडिया प्रोग्राम चलाया जाए, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम चलाया जाए, और सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम को चलाया, और इसके माध्यम से विनिर्माण के जरिए के माध्यम से सबको ध्यान केंद्रित करने की सरकार ने यहाँ पर कोशिश किया है। क्लियर है? अगला पॉइंट यहाँ पर है, मूल मुद्दा क्या है, तो यहाँ पर करंट जो ट्रिगर है आपके सामने, कोर इश्यूज क्या है, और कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम की अगर बात करें यहाँ पर, तो ये सेमीकंडक्टर निर्माण सिर्फ एक कारखाना नहीं है, ये अत्यधिक पूंजी और तकनीकी का गहन है। ऑब्वियस ही बात है, इसको बनाने में एक जो पूंजी लगेगी वो एक मोटी पूंजी लगेगी, और साथ ही साथ तकनीकी रूप से जो है हमें दक्षता की तरफ भी क्या करना है, आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ना है। यही कह रहा है, विशेष रसायनों का उपयोग किया जाएगा, बिजली का खर्च ज्यादा होगा, पानी का खर्च ज्यादा होगा, और इस पर भी सरकार को ये सारी चीजों को जो है यहाँ पे सरकार को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है अल्ट्रा क्लिनिकल वातावरण जो होना चाहिए वो अल्ट्रा लेवल का होना चाहिए, तो ये अल्ट्रा क्लिनिक वातावरण होना चाहिए, और साथ ही साथ वहां पे जो कार्य करने वाले जो लोग होंगे वो कुशल कार्य करने वाले लोग होने चाहिए। वो यानी कि उनकी जो दक्षता है वह, उनकी दक्षता क्या होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। बात आपको याद रखिएगा, ये कुशल कार्यबल है, अल्ट्रा क्लिनिक वातावरण है, और साथ ही साथ यहाँ पे विशेष रसायन, निर्बाध बिजली और पानी की भी यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर बात यहाँ पर निकल करके सामने यहाँ पर आता है। अब विश्लेषण क्या है, फैब या फैब्रिकेशन की क्षमता, यही है जो आपको दिखा रहा है। देखिए एक तरफ डॉलर लिखा है, एक तरफ भारत का रुपया है। ये कह रहा है यहीं पर सिलिकॉन वेफर्स का वास्तविक निर्माण होगा। जो सिलिकॉन बनेगा, वो सिलिकॉन बनाया जो जाएगा, वो याद रखिएगा सिलिकॉन वेफर्स का निर्माण किया जाएगा। इन बातों को आप याद रखिएगा। सबसे अधिक तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण और अत्यधिक पूंजी गहन चरणों में ये गुजर रहा है। यह भारत के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति चुनौती है। भारत के लिए जो ये चुनौती है वो एक दीर्घकालिक रणनीति के रूप में क्या रहेगा, यहाँ पे एक चुनौती के रूप में निकलेगा। ये याद रखिएगा, एक क्षमता के रूप में सिलिकॉन वेफर्स का निर्माण किया जा रहा है, ये तकनीकी के रूप में जो है यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है।
अधिक पूंजी के गहन की आवश्यकता हालांकि होगी यहाँ पर। दीर्घकालिक रणनीति जो है सरकार का यहाँ पर लक्ष्य जो है यहाँ पर निकल करके सामने यहाँ पर आएगा। अब ये है आपका, अगर ATMP बोलते हैं या OSAT जिसे कहा जाता है, OSAT कह सकते हैं या ATMP कह सकते हैं। चिप की असेंबलिंग मतलब कि उसको कहीं दूसरे जगह से भी मंगा सकते हैं और हम उसे असेंबल कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। उसका ट्रायल भी कर सकते हैं और पैकेजिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेस है और एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्सेस को हम पैकेजिंग में या असेंबलिंग में भी क्या कर सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं। कार्यकुशल लोगों की भी यहाँ जरूरत है, इस बात को आप याद रखिएगा। यह एक व्यवहारिक प्रवेश बिंदु है क्योंकि यह उन्नत फैब की तुलना में कम जटिल है। ऑब्वियस सी बात है, यह कह रहा है यह परियोजनाओं को 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान हो सकती है। जो परियोजनाओं से जुड़े हुए लोग हैं उनको 50% तक सरकार क्या करेगी, वित्तीय सहायता यहाँ पर प्रदान करेगी। ये है आपका ये डिजाइन और व्यापक इकोसिस्टम। भारत का सबसे बड़ा तुलनात्मक लाभ इसकी डिजाइन प्रतिभा में निहित है। इस बात को भी आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। भारत को सबसे बड़ा जो लाभ है इसकी डिजाइन प्रतिभा में है। ये कह रहा है फैबलेस स्टार्टअप और R&D संस्थानों को मजबूत करना। हालांकि अभी जरूरत भी है, सरकार इसको कोशिश कर रही है कि हम अपने जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो संस्थान है उसको भी हम क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। गैस हुआ या परीक्षण प्रयोगशाला हुआ या लॉजिस्टिक्स हुआ, तो गैस परीक्षण प्रयोगशाला या लॉजिस्टिक के लिए अभी भी हमें समर्थन की क्या रहेगी, यहाँ पर आवश्यकता यहाँ पर रहेगा। तो बात क्लियर हुआ आपका। अगला पॉइंट आपके सामने कह रहा है, ये देखिएगा, सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का तुलनात्मक विश्लेषण। चले आगे। सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का तुलनात्मक विश्लेषण की यहाँ पर बात किया जा रहा है। यह है आपका यहाँ पर आयाम और यहाँ फैब की बात कर रहा है जिसे फैब्रिकेशन कहा जाता है, ATMP, और ये है आपका डिजाइन कैसे किया जा रहा है। अब देखिए आयाम, कई आयामों पे बात किया जा रहा है। पूंजी की गहनता के आयाम पर भी बात कर सकते हैं यहाँ पर, अब तकनीकी की गहनता के आधार पर भी बात कर सकते हैं, और भारत की वर्तमान क्या स्थिति है ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो वर्तमान ये फैब का क्या है, अत्यधिक है। पूंजी की गहनता यहाँ पे फैब क्या अत्यधिक है, यहाँ पर भी तकनीकी की जटिलता ये भी अत्यधिक है। दीर्घकालिक भारत की जो वर्तमान स्थिति है यह दीर्घकालिक चुनौतियों से भरी हुई है। भारत की जो वर्तमान स्थिति है दीर्घकालिक जो है चुनौतियों से भरी हुई है फैब को लेकर के। हालांकि ATMP को लेकर के जो पूंजी की गहनता है वो मध्यम है, तकनीकी की जटिलता ये भी मध्यम है, लेकिन व्यवहारिक प्रवेश बिंदु जो है अभी भी भारत को जो है यहाँ पे जरूरी है। और यहाँ पे अगर डिजाइन को लेकर के ये कम है, यहाँ पे हाई है, और साथ ही साथ ये मजबूत लाभ की स्थिति को भी क्या कर रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है। तो इन सबको हम क्या करेंगे, लेकर के चलेंगे। ये है रणनीतिक महत्व, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या स्ट्रेटेजिकल रूप से इसका महत्व है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रणनीतिक रूप से क्या महत्व है, तो रणनीतिक रूप से जो महत्व है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे समझना रहेगा। ये दूरसंचार और रक्षा प्रणालियों में आयात निर्भरता को कम करना। ऑब्वियस सी बात है, जो रक्षा उपकरण है जहाँ पे सिलिकॉन का प्रयोग किया जा रहा है, या जो दूरसंचार जो उपकरण है जहाँ पर सिलिकॉन को प्रयोग किया जा रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो अब हमें आयात पे निर्भरता जो है वो कम करनी है। क्लियर हुआ। अगला कह रहा है AI और डिजिटल आधार। आपको पता ही है आने वाला जो दौर है वो डिजिटली रूप से जो है एडवांस दौर होगा, और साथ ही साथ AI पर आधारित होगा। AI पर आधारित होगा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बड़ा जरूरी है। इसके लिए भी हमें सेमीकंडक्टर की क्या करेगी, एक बड़े मात्रा पे जरूरत पड़ेगी। यही कह रहा, डाटा केंद्र बनाने होंगे या डिजिटल की बुनियादी ढांचे को हमें अगर बनाना होगा तो वो भी क्या होता है, यहाँ पे जरूरी होता है। अगला है विनिर्माण के नेतृत्व में विकास। उच्च मूल्य वाले विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को बढ़ावा देने की बात करता है। साथ ही साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की भी बात कर रहा है। एक वितरित वैश्विक वस्तुकला या वास्तुकला में भारत की स्थिति को क्या करेगा, यह मजबूत करेगा। यही बात हमें याद रखें। हम अपनी आपूर्ति श्रृंखला को भी बेहतर करेंगे, और आपूर्ति श्रृंखला बेहतर होगी तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब जो हमारा जो पहुंच है जो विश्व के देशों के साथ, वो जो एक्सेस है वो बेहतर होगा। ये बात हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ से हमें एक विनिर्माण करेंगे
तो हमें एक बेहतर जो है मूल्य की भी क्या होगी, प्राप्ति होगी, उच्च मूल्य का भी निर्माण करेंगे, जिससे जो है बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को भी भारत जो है अपना क्या करना चाहता है, निर्यात को बढ़ावा देना चाहता है। आयात में कमी करेंगे तो निर्यात को सरकार क्या करेगी, यहाँ पर बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। बहुत ही शानदार यहाँ पर पॉइंट है। यही है स्ट्रेटजिकल रूप से सरकार जो है इस पॉलिसी को लाने का, जो सरकार का जो इस पॉलिसी को लाने का जो मेन उद्देश्य है, वो स्ट्रेटजिकल रूप से जो यही जो है आपका मेन यहाँ पर इस सरकार को लाने का मेन आपका उद्देश्य है। याद रखिएगा, भारत का सेमीकंडक्टर मिशन का क्या उद्देश्य है, यहाँ पे मैंने आपको कुछ उद्देश्यों की यहाँ पे मैंने आपके सामने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर चर्चा और परिचर्चा यहाँ पर मैंने आपके सामने यहाँ पर किया है। बात क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे अगला देखिएगा, ये तो है आपका लोकल, जहाँ पे जिस राज्य के हैं आप उसके परिप्रेक्ष्य में आप इसको एक बार देख सकते हैं। निष्कर्ष रूप से हम क्या कह सकते हैं, अंत में वही होता है कंक्लूजन, और कंक्लूजन में क्या क्या आप सोच सकते हैं, ये सारी बातें आपके सामने जो है यहाँ पर दिया गया है। तो क्या क्या कंक्लूजन है, निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन, 3 की यहाँ पर आपके सामने है। मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बात यहाँ पर 3 बिंदुओं पे हम कर सकते हैं। क्या है, उपभोक्ता। हम पहले क्या थे, उपभोक्ता थे, अब क्या है, प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। पहले हम सामानों को मंगाते थे और हम उसे क्या करते थे, हम उसका उपयोग करते थे। तो अब भारत जो है उपभोक्ता ही नहीं रहा, अब उत्पादक भी रहेगा, यही चीज कर रहा है। भारत केवल उपभोक्ता से बढ़कर सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में एक सार्थक निर्माता बनना चाहता है। समझिएगा इस बात को। अब हम उपभोक्ता से बढ़ करके हम सेमीकंडक्टर का एक जो है कह सकते हैं निर्माता बनना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य बदल चुका है, हमारा अब जो है तर्क बदल चुका है, हमारा अब निष्कर्ष बदल चुका है। हम चाहते हैं कि हम सेमीकंडक्टर को आयात ही न करें, बल्कि हम एक निर्माता के रूप में और बेहतर निर्माता के रूप में उभर करके भारत जो है यहाँ पर क्या कर सकता है, यहाँ पर सामने यहाँ पर आ सकता है। क्लियर रहेगा। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो है फैब से आगे इकोसिस्टम की यहाँ पर बात कर रहा है। फैब से आगे इकोसिस्टम क्या है, केवल यह लक्ष्य केवल फैब्रिकेशन नहीं है, यह लक्ष्य केवल फैब्रिकेशन का नहीं है, बल्कि यह लक्ष्य डिजाइनिंग का भी है और पैकेजिंग का भी है, और साथ ही साथ समग्र इकोसिस्टम का भी यह क्या है, यहाँ पर यह लक्ष्य हमने रखा हुआ है। नेक्स्ट आपका रणनीति और तकनीकी स्वायत्ता की भी बात करता है। यह सीधे तौर पर आर्थिक विकास की बात नहीं कर रहा है, यह सीधे तौर पर आर्थिक विकास के साथ साथ एआई की तैयारियां कितनी बेहतर है, और इससे हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा भी क्या होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा से भी यह मामला जो है हमारा जुड़ा हुआ है। इन सारी बातों को आप याद रखिएगा। कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर, बियॉन्ड फैब टू इकोसिस्टम एंड स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी ऑटोनॉमी की बात यहाँ पर कर रहा है। पूरा डायमेंशन यहाँ पे ध्यान में रखते हुए आप क्या करिएगा, यहाँ पे चलिएगा, जो आपके सामने यहाँ पर दिया है ये देखिएगा। तो ये आपका पूरा टॉपिक था, जिसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हमने कवर किया। तो 2 टॉपिक हमने आपको डिस्कस किया। भारत का सेमी कंडक्टर मिशन जो था, यह यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर कवर किया। चले आगे की तरफ। तो ये था आपका भारत का सेमीकंडक्टर मिशन। इस भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को भी हमने क्या किया, यहाँ पे आपके सामने चर्चा और परिचर्चा हमने किया। अगला जो टॉपिक है जो आपके सामने दिया गया है, वो भी बड़ा चर्चा में रहा। हालांकि ये दिसंबर से ही चर्चा में रहा है, और इस दिसंबर में चर्चा में रहने के बाद वर्तमान में भी बड़ा ये चर्चा में रहा है। बड़ा ही शानदार टॉपिक जो तीसरा है, भारत का बदलता परमाणु शासन और शांति अधिनियम। भारत का बदलता परमाणु शासन, जो भारत का बदलता परमाणु शासन और शांति अधिनियम, SHANTI जिसे कहा जाएगा। याद रखिएगा क्या है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये बनती है, ये आपका जो करंट जो ट्रिगर है आपका, सबसे बड़ी बात है एन एनालिटिकल जो प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, जो यहाँ पर एक विश्लेषणात्मक प्रस्तुति की अगर हम बात करें, तो नीति आयोग के विचार विमर्श के बाद जो है इसको एक कानूनी ढांचा के रूप में, यानी कि एक कानूनी ढांचे के रूप में जो है इस पे बात यहाँ पर की गई है। कानूनी ढांचे में क्या हमने बात किया, ये देखिएगा। वर्तमान संदर्भ क्या है, नीति आयोग का विचार विमर्श। और नीति आयोग, मैंने आपको शुरू में ही बोला कि यह जो न्यूज रहा है वो दिसंबर से रहा है, तो इन बातों को भी हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान में रखते हुए चलना है। ये है आपका जो आपके सामने जो यहाँ पे कह रहा है, इस डायमेंशन को हमें समझना है।
ये है आपका दिसंबर 2025 शांति अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। हालांकि राष्ट्रपति जी ने इसको दिसंबर 2025 में ही जो है उन्होंने क्या कर दिया था, इसको अप्रूवल दे दिया था। तो याद रखिएगा, जो रिसीव्ड बाय द प्रेसिडेंशियल एसेंट जिसे कह सकते हैं, अब है जुलाई 2026 जब आया है, तो यहाँ पर नीति आयोग द्वारा बहुहितधारक परामर्श का यहाँ पर क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। ये नया यही रहा, दिसंबर में आकर के जो है इसके जो हितधारक हैं उसके हितधारक को लेकर के जो परामर्श है उसको लेकर के यहाँ पर आयोजन किया गया और बहुत सारी बातें यहाँ पर की गई थी। ये बात हमें याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो दो बातें आप याद रखिए, दिसंबर में क्या हुआ था और साथ ही साथ जुलाई 2026 में क्या हुआ था। जो जो अधिनियम लाया गया उस अधिनियम का उद्देश्य क्या था, तो शांति अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन पर जो है यहाँ पर चर्चा किया जाता है। इसमें क्या है कि नए नियम लाए गए, वित्त पोषण की बात की गई, बीमा से जुड़े हुए क्षमता निर्माण पर विशेष रूप से हमने फोकस किया है। इन बातों को आप याद रखिएगा। कोर फोकस ऑन न्यू रूल्स पे कह सकते हैं, यहाँ पर फिनेंसिंग पे, इंश्योरेंस पे एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर बात किया गया है। यही आपसे कह रहा है कि यहाँ पे अच्छा वही बात सेम टू सेम यहाँ लिखा है, शांति अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति, नीति आयोग के द्वारा बहुहितधारक परामर्श का आयोजन और साथ ही साथ शांति अधिनियम के क्रियान्वयन पर भी हमने क्या किया, यहाँ पर चर्चा और परिचर्चा हमने यहाँ पर किया हुआ है। चले आगे की तरफ। अगला पॉइंट आप याद रखिएगा जो हम आगे की तरफ यहाँ पे लेके चल रहे हैं, पृष्ठभूमि क्या है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। 100 गीगावाट का महत्वाकांक्षी लक्ष्य इसी में रखा गया है। जो मेन जो इस करंट को पढ़ाने का जो लाने का जो उद्देश्य है, आज के 4 टॉपिक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 4 टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत ही मतलब शानदार रिलेवेंट है, हम आपको बता नहीं सकते हैं। ये कह रहा है आपके सामने यहाँ पर, कह रहा है कि ये है, यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन है। ऐसा नहीं है कि जो लक्ष्य है 100 जो गीगावाट का जो लक्ष्य रखा गया है कि हम इसको प्राप्त करेंगे, इस 100 गीगावाट के लक्ष्य को केवल सरकार ही नहीं प्राप्त करेगी, इसको प्राप्त करना एक बड़ा एक चुनौतीपूर्ण है। इसमें जो है निजी क्षेत्र के लोगों को भी क्या करना चाहिए, निजी क्षेत्र के लोगों की भी भागीदारी को क्या करना चाहिए, यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। तो यही है समाधान, क्योंकि उसके लिए एक विशाल पूंजी की आवश्यकता होगी, एक छोटे मोटे धन की आवश्यकता नहीं होगी, विशाल पूंजी की आवश्यकता होगी। उसके साथ ही साथ विशाल पूंजी के साथ साथ तकनीकी की आवश्यकता होगी। तो वह अब हम क्या कर सकते हैं, ये निजी क्षेत्र की भागीदारी, तो निजी क्षेत्र की भी भागीदारी को सीमित नहीं करेंगे। इसका मतलब निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों यहाँ पर आएंगे और दोनों आकर के क्या करेंगे, 100 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने की सफलता में मदद करेंगे। यूं कह सकते हैं यहाँ पे वर्तमान अभी हमारे पास जो क्षमता है, अगर वर्तमान हम क्षमता की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे 24 जो है यहाँ पर अभी कॉमर्शियल रिएक्टर्स हैं हमारे पास, 24 जो है हमारे पास रिएक्टर्स हैं जो यहाँ पे जिनकी जो क्षमता अभी केवल और केवल यहाँ पर जो कॉमर्शियल जो यहाँ पर रिएक्टर्स हैं उनकी क्षमता 8.78 है। इसे आप याद रखिएगा। भारत जो है अपना जो आजादी का जब जश्न मनाएगा 100 सालों का, यानी 2047, जिसमें भारत का लक्ष्य है विकसित भारत के लक्ष्य, यानी विकसित भारत को प्राप्त करना, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना, तो वहां पर जो है हमारा उद्देश्य है कि हम 100 गीगावाट के लक्ष्य को हम क्या करें, प्राप्त कर ले। तो ये भारत का जो है ये माइलस्टोन प्रोग्राम्स भी है जो भारत यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है। इस बात को हमें यहाँ पर ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा जो आपके सामने लेके चलते हैं यहाँ पर, ये है ऐतिहासिक बदलाव एक समिति कानूनी ढांचा जिसे कहा जाएगा। तो समेकित कानूनी ढांचा कैसे ऐतिहासिक बदलाव होता है, यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे आपको पता है परमाणु जो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी भी यूपीएससी में स्टेटमेंट दे करके ये पूछ देगा, ये याद रखिएगा इसको। यहाँ पर जब आप चलेंगे, यहाँ पर जो आपसे कह रहा है ये परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 को ये क्या कर रहा है, प्रतिस्थापन कर रहा है। ऐतिहासिक रूप से राज्य के प्रभुत्व वाला ये जो नियम था उसको ये हटा रहा है। परमाणु क्षति के लिए नागरिक देयता अधिनियम 2014 का एकीकरण कर रहा है। परमाणु क्षति के लिए जो नागरिक देयता अधिनियम है उसको भी क्या कर रहा है, यहाँ पर ये खत्म कर रहा है। शांति अधिनियम एक नया समेकित ढांचा है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। और ये है आपका चिकित्सा कृषि उद्योग में सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देना है। ऑब्वियस सी बात है, चिकित्सा का क्षेत्र हो या कृषि का क्षेत्र है,
यहाँ पे अभी भी जरूरत पड़ेगी। कृषि हुआ, चिकित्सा हुआ, उद्योग हुआ, इन क्षेत्रों में हम क्या कर सकते हैं, उपयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये याद रखिएगा, 1962 को ये रिप्लेस किया है, इसको याद रखिए। मूल मुद्दा क्या है, कोर इशू क्या है, क्या हम सुरक्षा से समझौता किए बिना निजी पूंजी का उपयोग कर सकते हैं? बड़ा अच्छा पॉइंट है। कैन वी यूज प्राइवेट कैपिटल विदाउट कंप्रोमाइजिंग सेफ्टी? हम क्या निजी क्षेत्र को हम यूज करेंगे तो हमारे सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है। यही आपसे कह रहा, निजी क्षेत्र की दक्षता बनाम राज्य की संप्रभुता का नियंत्रण है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि निजी क्षेत्र के लोग क्या हो जाएं, हावी हो जाएं, और साथ ही साथ जो राज्य की जो संप्रभुता है, वो राज्य की संप्रभुता पर क्या प्रभाव पड़े। तो राज्य की संप्रभुता को क्या होना चाहिए, यहाँ खतरा नहीं होना चाहिए। यही आपसे कह रहा है, निजी क्षेत्र की दक्षता और राज्य की संप्रभुता की क्या कर रहा है, यहाँ पर बात यहाँ पर निकल करके आ रहा है। इसको ये बड़ा यहाँ पे मुद्दा है, यहाँ कोर मुद्दा तो यही है। एक तरफ जो है राज्य की अपनी संप्रभुता है और एक प्राइवेटाइजेशन की बात है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इतने पैसे के बगैर हम चल भी तो नहीं पाएंगे। एक मोटी पूंजी की जरूरत पड़ेगी और इस मोटी पूंजी को हम क्या कर सकते हैं, यहीं से लगा सकते हैं। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। यह प्रतिस्पर्धी उद्योग बनाम सामरिक गोपनीयता की बात कर रहा है। सामरिक गोपनीयता भी हमें क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है। कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज वर्सेस स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी की बात, सिक्रेसी की बात कर रहा है यहाँ पे। संपूर्ण परियोजना जीवन काल में जवाबदेही सुनिश्चित करता है। ऑब्वियस सी बात है, यह पूरी परियोजना जो है जवाबदेही पर आधारित होगी। अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, व्यक्ति की होगी या सार्वजनिक क्षेत्र की होगी, निजी क्षेत्र की होगी या सरकार की होगी? एक बड़ा यहाँ पर जो है ये मुद्दा बना हुआ है। ये दोनों ही पर्सपेक्टिव से है, दोनों पर्सपेक्टिव से हमें ध्यान में रखना है यहाँ पर। यही है आपका, ये है मल्टी डायमेंशनल। लाइसेंस प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लाइसेंस प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण से केंद्र सरकार के विभाग या सरकारी कंपनियों की अगर हम बात कर सकते हैं, भारत में नियमित कोई भी अन्य कंपनियों के, क्या केंद्र के विभाग या सरकारी कंपनियों को हम लाइसेंस देंगे, या जो निगमित कोई भी भारत से जो निगमित जो है, जो ऑथराइज है, क्या अदर कंपनीज को भी हम यहाँ पे दे सकते हैं या मान्यता? और कह रहा है सरकारी और निजी संस्थानों वाले संयुक्त उद्यमों को क्या हम यहाँ पे दे सकते हैं? यही कह रहा है आपका। विदेशी भागीदारी की बात कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है, यह निवेश नीति पर निर्भर करेगा। याद रखिएगा, विदेशी की जो भागीदारी है, ऐसा नहीं है कि आप आइए और पूरी तरीके से हम प्रत्यक्ष, पूरी तरीके से हम विदेशी पूंजी पर ही निर्भर है। नहीं, हम पूरी तरीके से विदेशी पूंजी पर निर्भर नहीं है। यह जो है निवेश की नीति पर जो है आधारित है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, विदेशी पार्टिसिपेशन होगा, और विदेशी पार्टिसिपेशन जो होगा ये निवेश की पॉलिसी पर क्या होगी, निवेश की निर्भरता पर क्या होगी, यह आधारित होगी। ये बात भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस कर दिया। क्लियर आपका? मल्टी डायमेंशनल अप्रोच राज्य के लिए आरक्षित संवेदनशीलता एवं गतिविधियों की क्या कर रहा है, यहाँ पर बात यहाँ पर निकल करके सामने यहाँ पर आ रही है। क्लियर रहेगा आपका? ये क्या हो रहा है। अगला कह रहा है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। ये मैंने आपको बताया, खर्च किए गए परमाणु ईंधन का पुनर्संसाधन और पुनर्चक्रण, ये एक मेन मुद्दा है राज्य के लिए, जो है संवेदनशीलता का मुद्दा है। भारी जल का उत्पादन और आइसोटोप्स, आइसोटोप्स पता है ना, आइसोबार एंड आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स की बात कर रहा है, इनरिचमेंट की बात कर रहा है। यूरेनियम और थोरियम का भी खनन की यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यूरेनियम और थोरियम के भी खनन की क्या कर रहा है यहाँ पर, ये बात यहाँ पर निकल कर आ रहा है। उच्च स्तर के रेडियोधर्मी का, जो रेडियोधर्मिता क्या होता है, जो अत्यधिक परमाणु भार वाले नाभिक जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, विखंडित होंगे, और फिर एक तरीके से कचरे उत्पन्न करेंगे, तो ऊर्जा भी निकलेगा और दिक्कत भी होगी। रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं वो भी क्या करते हैं, यहाँ पर एक नुकसान उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा क्या है, ये भी एक मुद्दा बना हुआ है यहाँ पर। वाणिज्यिक लाइसेंस केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, जो लाइसेंसिंग दिया जाएगा वो केंद्र की सरकार देगी। सुरक्षा प्राधिकरण की बात कर रहा है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जिसे कहते हैं, तकनीकी की स्वीकृति यहाँ पर देता है। याद रखिएगा, ये भी आपके सामने रहा है। मल्टी डायमेंशनल है, नो फॉल्ट लायबिलिटी, पीड़ितों को लापरवाही साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चले आगे की तरफ। ऑपरेटर की देयता संयंत्र की क्षमता के आधार पर होती है। सरकार की भूमिका क्या है यहाँ पर, ऑपरेटर की सीमा से परे
देयता केंद्र सरकार द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ पर केंद्र की सरकार के द्वारा यहाँ पर वहन किया जाएगा। चला जाए आगे की तरफ, तो इसको आप एक बार देखते चलिएगा। 2010 का कानून था, दोषपूर्ण उपकरणों के लिए आपूर्तिकर्ता के खिलाफ आश्रय का अधिकार था। अब यहाँ पे आया है दोषपूर्ण उपकरण अब स्वतंत्र वैधानिक आधार नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा। अब नया नियम है, आश्रय का अधिकार केवल लिखित अनुबंध या जानबूझकर किए गए कृत्य पर निर्भर करते हैं, ये रहेगा आपका। तो ठीक है, यहां तक हमने आपको डिस्कस किया। आगे क्या कर सकते हैं, निष्कर्षता पीड़ित केंद्रीय दावा प्रक्रिया, दीर्घकालिक स्वास्थ्य और पर्यावरण क्षति का प्रबंधन यहाँ पर किया गया है। आगे हम कह सकते हैं जो पर्यावरण को जो क्षति हो रही है उसके लिए प्रबंधन की जो है, जो पर्यावरणीय क्षति जो होगी उसको प्रबंधन की बात यहाँ पे करना पड़ेगा। अभी जो है प्रारंभिक पायलट परियोजनाएं हैं और पायलट स्तर पर हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। आगे जो है बड़े विस्तार से जो है लागत और सुरक्षा का भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मूल्यांकन यहाँ पर करना पड़ेगा। चरणबद्ध क्रियान्वयन किया जाए, ऑब्वियस सी बात है, यही होता ही है, आगे वे फॉरवर्ड में भी यही होता है। किसी भी पॉलिसीज को हम सीधे न लागू करके उसको स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से हम क्यों ना उसे क्या करें, लागू करें। यह है आपका पीड़ित केंद्रित दावा प्रक्रिया, दीर्घकालिक स्वास्थ्य और पर्यावरण क्षति का प्रबंधन, ये तो मैंने आपको करा ही दिया था। ये है आपका निष्कर्ष। वैचारिक स्पष्टीकरण क्या है, असली उद्देश्य क्या है, सुरक्षित, विश्वसनीय और सस्ती और कम कार्बन वाली बिजली प्रदान किया जाए। कितना बढ़िया शब्द यहाँ पर लिखा है, सुरक्षित मिले बिजली की जो सप्लाई हो, बिजली वो आपको सुरक्षित मिले, साथ ही साथ विश्वसनीयता रहे और सस्ती, कम, और जो कार्बन का जो उत्सर्जन है वो कम से कम कार्बन का उत्सर्जन हो। यह पूर्ण निजीकरण नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार पूरी तरीके से, ये सब बात को समझना है। कई लोगों को लगेगा कि सरकार निजीकरण कर रही है, नहीं, पूर्ण निजीकरण सरकार यहाँ पर नहीं करे, इस बात को आप याद रखिएगा। ईंधन चक्र को सरकार बेहतर करने की कोशिश कर रही है और सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है ये राज्य के पास कर रहा है, यानी राज्य कर रहा है, इसको याद रखिएगा। यह केवल शांतिपूर्ण और विकासात्मक उपयोग के लिए है, हथियार कार्यक्रम के लिए नहीं है, याद रखिएगा। जो हम ऊर्जा बना रहे हैं ये नहीं, ऐसा नहीं है कि हम हथियार के लिए इसको यूज करेंगे। सरकार इसको जो है ऊर्जा जो बनाएगी उसका प्रयोग सरकार विकासात्मक कार्यों में करेगी, इस बात को भी डेवलपमेंट के क्षेत्रों में भी करेगी, डेवलपमेंटल यूज के लिए सरकार यहाँ पे करेगी। 100 गीगावाट जो है एक नीतिगत लक्ष्य है, यह जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं नीतिगत लक्ष्य है। वास्तविक उत्पादन रख रखाव और ईंधन पर निर्भर करता है, ये आगे की राह है। वास्तविक उत्पादन कितना होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें ईंधन की उपलब्धता पर क्या करेंगी, यहाँ पर ये निर्भर यहाँ पर करेगा। तो यहाँ तक बातें हमने आपको क्या किया, यहाँ पर डिस्कशन में हमने लिया है। आगे चलते हैं, अगला जो पॉइंट है, एक और टॉपिक है जो बड़ा ही शानदार रहा है, जिसे कहा जाएगा आईएनएस महेंद्रगिरी का जलावतरण किया गया है। आईएनएस महेंद्रगिरी का जलावतरण क्या मतलब क्या है, भारतीय नौसेना की स्वदेशी शक्ति और समुद्री रणनीति। भारत अब अपनी जो समुद्र के क्षेत्रों में जो रणनीति बना रहा है, यानी समुद्री क्षेत्रों में भारत अपनी रणनीति जो बना रहा है वो बहुत ही बेहतर बना रहा है। यही आपका स्वदेशी शक्ति, कहीं ना कहीं हम अपनी जो है इंडिजिनस पावर है, उस इंडिजिनस पावर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बेहतर कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये है आपका वर्तमान ट्रिगर, पूर्वी बेड़े का विस्तार, ये मेन है आपका एक्सपेंशन ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट कह सकते हैं। यहाँ पर 11 जुलाई 2026 को विशाखापट्टनम में एक ऐतिहासिक जलावतरण किया गया और यही था आपके सामने यहाँ पर क्या, यहाँ पर यही था मेन आपके सामने जो है, आपके सामने ये आपके सामने यहाँ पर न्यूज आपके सामने था यहाँ पर। तो ये याद रखिएगा कब हुआ था, तो बस आप याद रखिएगा 11 जुलाई को विशाखापट्टनम में इसको जलावतरण किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट है आईएनएस महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में क्या किया गया, इसको शामिल किया गया। यहाँ पे मंत्रालय याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय है और साथ ही साथ भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी युद्धपोतों की मान्यता दी गई है। तो जो यह युद्धपोत है यह स्वदेशी है, इस बात को आप याद रखिएगा। ये जो इंडिजिनस है, सबसे बड़ी बात है कि जो आपका जो ये जो विशाखापट्टनम में जो इसका जलावतरण किया गया आईएनएस महेंद्रगिरी का, यह इंडिजिनस है, इसको आप याद रखिएगा। इसमें रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना दोनों के जो है, दोनों के सहयोग से जो है इसे क्या किया जा रहा है, इसको बनाया जा रहा है। इस बात को, इसका जलावतरण किया गया, इस बात को आप याद रखिएगा। ये है आपका इसी के तहत जो है एक्चुअली है प्रोजेक्ट 71A जो इस स्टील्थ फ्रिगेट पे आधारित था,
ये यही इसी पर आधारित है। ये यह भारतीय नौसेना के वार्षिक डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया। डिजाइन करने वाला याद रखिएगा इसको, कहीं ना कहीं इसको देखते हुए चलिएगा। यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर भारतीय नौसेना के वार्षिक डिजाइन, ये डिजाइन किया गया ब्यूरो के द्वारा, इसे डिजाइन किया गया। इसका निर्माण मझगांव, कौन निर्माण कर रहा है याद रखिएगा, मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड, इसका क्या कर रहा है, जो मुंबई में है, इसको निर्माण कर रहा है। तो याद रखिएगा इसको निर्माण कौन किया है, तो याद रखिएगा ये मझगांव डाकयार्ड शिपयार्ड, ये 71 प्रोजेक्ट के तहत नौसेना में शामिल किया गया। मैंने शुरू में ही बोला था यह स्टील्थ फ्रिगेट पर आधारित है और ये छठा है, ये भी याद रखिएगा। प्रोजेक्ट 71 ए के तहत जो है, 17वां ए के तहत जो है, इसे क्या किया गया है, इसे शामिल किया गया है। तो ये भी बात ध्यान में रखते हुए चलिएगा। बहुत ही शानदार ये टॉपिक्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। स्टील्थ फ्रिगेट की संरचना कैसी होती है, मेन मुद्दे की तो बात यहाँ पे है कि जो स्टील्थ फ्रिगेट होता है उसकी संरचना कैसी होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपके सामने यहाँ दिया गया है, ये दुश्मन के रडार और सेंसर द्वारा पकड़े जाने वाली संभावना को कम करने के लिए भी ये एक्चुअली क्या करेंगे, दुश्मन की रडार को पहले ही पकड़ लेगा या उसको सेंस कर लेगा, और उसको सेंस करके क्या करेगा, ये उसकी संभावना को जो है वो हमारे ऊपर जो हानि पहुंचाएगा, हम उसे क्या कर सकते हैं, पहले ही हम उसे रोक सकते हैं। ये मेन है इसका। इसकी अधिकतम जो गति है 28 समुद्री नॉटिकल मिल्स है। 28 समुद्री नॉटिकल मिल्स इसकी जो स्पीड है, इसे आप याद रखिएगा, मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहा है यहाँ पे। इसकी कुल विस्थापन जो लगभग जो है यहाँ पर 6670 यानी 6670 टन जो है इसकी कुल जो है इसकी क्षमता है यहाँ पर, जो यहाँ पे याद रखिएगा, जो यहाँ पर विस्थापन की क्षमता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, ये देखिएगा, आईएनएस, इसकी उपयोगिता क्या है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी उपयोगिता क्या है। इसकी उपयोगिता है कि हवाई रक्षा में कर सकते हैं, सतह रोधी युद्ध के रूप में भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ पनडुब्बी रोधी युद्ध के रूप में भी कर सकते हैं। निगरानी भी कर सकता है, ये समुद्री हस्तक्षेप को रोक सकता है या समुद्र में हस्तक्षेप कर सकते हैं, और आपदा राहत कार्यों में भी हम इसका क्या कर सकते हैं, आपदा जैसी स्थिति में भी हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। क्लियर रहेगा आपको। आधुनिक सेंसर पर आधारित है, पहले से ही ये सेंस कर लेगा। ये सतह से सतह और सतह से हवा में भी मार करने वाली मिसाइलों से लैस है, यानी कि इसके पास वो मिसाइलें हैं जो सतह से सतह पे और सतह से हवा में क्या करेंगी, मार करने में सक्षम है। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो विशेष सुविधाओं पर क्या है, या जो विशेष सुविधाओं से क्या है, ये लैस है। ये भी बातें हमें क्या करिएगा यहाँ पर ध्यान में रखते हुए क्या करिएगा, यहाँ पर चलिएगा। क्लियर रहेगा। तो ये है आपका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। क्या है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की दृष्टिकोण से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये है कि भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, ये हमारा बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। और संचार की समुद्री मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, जहाँ पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह हिंद महासागर में वाणिज्यिक नौवहन को भी आगे बढ़ा सकता है, और भारत के रणनीतिक हितों के लिए भी यह सुरक्षित मानदंडों को क्या करेगा, ये सही करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के लिए भी हमें क्या करिएगा, यहाँ पर ध्यान में रखते हुए क्या करिएगा, यहाँ पे चलिएगा। तो ये सारी चीजें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में क्या है, ये अब 2-3 बातें आप याद रखिएगा जो यहाँ पे दिया गया है। आईएनएस महेंद्रगिरी में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया। यह केवल नौसैनिक मंच ही नहीं है, बल्कि औद्योगिक क्षमता भी इससे भारत का विकसित हुआ है। भारत ने अपनी औद्योगिक क्षमता को भी क्या किया, इस पे विकसित किया है। और यह स्टील या इलेक्ट्रॉनिक सेंसर या सॉफ्टवेयर में हम धीरे धीरे, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम कह सकते हैं स्टील के क्षेत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्रों में, सेंसर के क्षेत्रों में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्रों में हम औद्योगिक रूप से आगे बढ़ेंगे। और औद्योगिक रूप से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से भारत आर्थिक रूप से मजबूत होगा। भारत आर्थिक रूप से मजबूत होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। प्रणोदन कह सकते हैं जो लेकर के जाता है। सटीक इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में, जहाज निर्माण के क्षेत्रों में हम अब क्या हो रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। सेल्फ रिलायंस की बात कर रहा है। इसका मतलब कि हम अब इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में, जहाज निर्माण के क्षेत्रों में हम क्या कर रहे हैं, अब निश्चित ही रूप से हम क्या है, आत्मनिर्भरता की तरफ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। हमारी अब जो है यहाँ पर एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है जहां पर हमारी इंजीनियरिंग सटीक दिख रही है, हमारा जो स्टील या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रपोल्सन जिसे कहते हैं, प्रणोदन कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर, ये सब पर क्या है, ये सब पर जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर देख सकते हैं।
इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर निष्कर्षतः क्या है जो आपके सामने लास्ट में जो है यहाँ पे कंक्लूड कर रहा है, इस बात को याद रखिएगा। निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं, इसको आप याद रखिएगा। आईएनएस महेंद्रगिरी भारत की समुद्री शक्ति और रक्षा आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। हम रक्षा के रूप में आत्मनिर्भर हो गए हैं और समुद्र की शक्ति के रूप में जो है हम क्या हो गए, यहाँ पर मजबूत हुए हैं। इसे याद रखिएगा। यहाँ पे है यह क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक महासागरों में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शा रहा है। हम कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास अब क्षेत्रीय स्थिरता आ चुका है और साथ ही साथ वैश्विक महासागर में हम अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहे हैं। और ये कह रहा है जहाज निर्माण से लेकर जहाज का निर्माण ही नहीं किया हमने, हमने तकनीकी नवाचार तक का हमने सफर किया। यह एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के भविष्य के निर्माण को प्रशस्त करता है। बहुत ही शानदार पॉइंट्स थे, जहां पे भी ये सारे टॉपिक्स आपके सामने यहाँ पर जो दिया गया, बहुत ही मतलब बेहतरीन टॉपिक जो यहाँ पर एक एक करके हमने आपको यहाँ डिस्कशन में हम लोगों ने यहाँ पर लिया था। तो ये था आपका जो टॉपिक, उसको याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा हमेशा से। आईएनएस महेंद्रगिरी का जलावरण, बहुत ही शानदार टॉपिक्स। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 टॉपिक्स को डिस्कस किया। आज की जो हमारी क्लासेस है उसको यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।